पता मैं नोट्स बनाए थे कल, लेकिन कुछ गलत लिख दिए थे बीच में बहुत सारे। मतलब किस रस के साथ क्या लिखना था उल्टा लिख दिया था। इस वजह से दोबारा से नोट्स बनाए अभी थोड़े। तो इसलिए मैंने क्लास का मना कर दिया था फिर, लेकिन नोट्स तैयार हो गए तो अब क्लास लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखो अपन ने चैप्टर 9 तक कर लिए थे कंप्लीट, ठीक है। तो आज करेंगे अध्याय 10 रस वेदियम, मतलब रसों के बारे में जानेंगे। चैप्टर 10 टेस्ट देयर क्वालिटीज एंड इफेक्ट, मतलब उनके क्या गुण हैं, उनके क्या कर्म है, क्या रोग उत्पन्न होंगे उनका ज़्यादा सेवन करेंगे, तो वो सब इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कल ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। इस अध्याय में षड रसों की उत्पत्ति, लक्षण व शरीर में उनके कर्मों को बताया है कि भाई उत्पत्ति कौन कौन से महाभूत से हुई है, मतलब कौन सा महाभूत प्रधान है। कि सभी द्रव पंच महाभूतों से बने ये तो अपन जानते हैं, लेकिन प्रधान कौन है, डोमिनेंट कौन है, कौन से, मतलब मधुर रस में डोमिनेंट कौन है, अमल रस में डोमिनेंट कौन है, लवण रस में डोमिनेंट कौन है, वो सब उत्पत्ति में ये जानेंगे। लक्षण में भाई उसका काम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक तरीके से काम क्या करता है, अपन उसका क्यों सेवन करते हैं। फिर उनके कर्म, मतलब एक तरीके से स्पेसिफिक कर्म होता है ना कि भाई ये बात का समन करता है, ये पित्त का समन करता है, वो सारी चीज़ें। फिर लास्ट में बताया कि उनके जो डिजीज होते हैं, मतलब ज़्यादा सेवन करोगे, कोई व्यक्ति मान लो मीठा ही मीठा खा रहा है, मधुर ही मधुर खा रहा है, तो क्या डिजीज उत्पन्न होगा, क्या रोग उत्पन्न होगा उससे। तो वो सब इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। तो करें स्टार्ट। पहले रसों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ टेस्ट। अपन ने बात की थी टेस्ट और सब टेस्ट। तो रस होता है टेस्ट, जो प्रधान डोमिनेंट होता है, ठीक है, मतलब स्वाद। और जो अनुरस होता है वो सब, मतलब बाद वाला होता है, जो बाद में आता है। तो अपन इसमें प्रोमिनेंट जो डोमिनेंट टेस्ट है उसकी बात करें, रसों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ टेस्ट। दो दो महाभूत की अधिकता से रसों की उत्पत्ति होती है। ये तो अपन जानते हैं कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं, ठीक है। तो रस भी पंच महाभूतों से बने, लेकिन डोमिनेंट कौन है, तो यहाँ पे बताया कि दो दो महाभूतों की अधिकता से, मतलब दो दो महाभूत डोमिनेंट है हर रस में। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि भाई मधुर रस में कौन सा डोमिनेंट है, पृथ्वी और जल। अम्ल में कौन सा डोमिनेंट है, पृथ्वी और अग्नि। लवण में कौन सा डोमिनेंट है, जल और अग्नि। कटु में कौन सा है, वायु प्लस अग्नि। एक मिनट रुकना ना, 7 बजे 6 बजे आना, ठीक है। हाँ अब देखो मधुर रस में देखो, दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। मधुर रस पृथ्वी या जल, अम्ल में क्या हुआ, पृथ्वी व अग्नि। लवण में क्या था, जल व अग्नि। अब कैसे याद करेंगे, रटेंगे थोड़ी हर चीज़ को। अपन को पता है भाई मधुर रस है, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, ये तीन रस क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद नहीं होगा। अब ये कटु तिक्त कसाय, तीन रस नीचे वाले हैं। अब तो तीनों का इसको याद करो पहले कि भाई कटु तिक्त कसाय तीनों क्या करते हैं, वायु को बढ़ाते हैं। तीनों में वायु 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 लिख दिया अपन ने, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो जब से पहले इन छह रसों को लिखना है, ठीक है। छह रस लिख लिया अपन ने एक लाइन में। इतना करने के बाद में क्या करना होता है कि सबसे पहले नास्ट के तीन है, कटु तिक्त कसाय, अपन को पता है भाई वात को बढ़ाते हैं, तो इसमें सब में वायु 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 लिख दिया। चलो एक एक तो हो गया। अब आते हैं, इसका तो काम हो गया। अब पित्त वाले की बात करते हैं, भाई पित्त को कौन कौन से बढ़ाते हैं। तो पित्त को देखो, अम्ल बढ़ाता है, लवण बढ़ाता है और कटु बढ़ाता है, ये बीच के तीन बढ़ाते हैं पित्त को। ये तीन वाले पित्त को बढ़ाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि मधुर तिक्त कसाय तो पित्त का समन करते हैं, और जो अम्ल लवण कटु है पित्त को बढ़ाते हैं। तो इनमें तीनों में अग्नि अग्नि कर दो, तो इधर वायु हो जाएगा, इनमें तीन हो जाएगा। अब बचे ये वाले, जो ये है ना, इनको इनको सिस्टमेटिक तरीके से याद करना पड़ेगा। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि भाई तीन तीन तो अपन अब लिख देंगे, तीन अब लिख देंगे ऐसे। तो समझो कि मधुर रस प्रधान है, पृथ्वी और जल। दूसरा तरीका बताता हूँ याद करने का, कि मधुर रस है, पृथ्वी और जल भारी होता है मधुर, ठीक है, कफवर्धक होता है। तो पृथ्वी और जल कफवर्धक करते हैं, ये बात क्लियर हो जाती है। अम्ल के बाद में, नहीं मधुर के बाद में जो अम्ल आता है वो भी कफ को बढ़ाता है, तो पृथ्वी आएगा। लेकिन अम्ल जलनता भी पैदा करता है, अगर ज़्यादा सेवन करोगे तो अग्नि आ जाएगा। लवण भी देखो जल में घुलता है और क्या करेगा, पित्त को बढ़ाता है, इसलिए अग्नि आ गया। और कटु देखो, कटु वायु को बढ़ाता है और उष्णता लेके आता है। तीखा जो अपन खाना खाते हैं वो अग्नि, मतलब तीनों में अग्नि आ गई ना। अब आता है तिक्त। तिक्त क्या होता है, वायु को तो बढ़ाते, मैंने बता दिया भाई, वायु तो लिखनी है एक। अब लेकिन आकाश,
आकाश इसलिए बोला कि समन का कार्य करता है, अपन ने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि आकाश समन का कार्य करता है, तो मोस्टली तिक्त रस है ना हल्का भी होता है, इसलिए आकाश महाभूत। और कसा है, वायु को तो बढ़ाता ही है लेकिन ये भारी है, मतलब थोड़ा पचने में स्रोतों से अवरोध करेगा। अपन देखेंगे अभी इसके गुण देखेंगे ना, कैरेक्टर देखेंगे, कार्य देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये बहुत ही पृथ्वी महाभूत की वजह से ये थोड़ा अपोजिट सा काम करता है। तो यहाँ आपको देखो, या तो रट लो कैसे भी करके, या ट्रिक्स बना लो कैसे भी करके। मैंने तो ट्रिक्स ऐसे बनाई है कि भाई ये तीनों वात को बढ़ाते हैं इसलिए वायु वायु, ये तीनों पित्त को बढ़ाते हैं इसलिए अग्नि अग्नि, और बचा मधुर, ठीक है, और अम्ल लवण, लवण जल में घुलता है इसलिए जल आ गया, ठीक है। और ये दोनों शुरुआत की पृथ्वी पृथ्वी मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं भाई, लास्ट के तीन वायु को बढ़ाते हैं तो वात वायु, ठीक है। बीच वाले अम्ल लवण कटु अग्नि को बढ़ा, मतलब पित्त को बढ़ाते तो अग्नि आ गया। लवण है जो जल में घुलता है इसलिए जल डाल दिया, तो ऑटोमेटिक फिर जोड़ा बन जाता है। अगर आप ऐसे याद करोगे सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे भी माइंड में सेट कर लो इस चीज़ को, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सबकी अलग अलग ट्रिक्स है, जो मैंने ट्रिक्स बताई थी मैंने तो इस तरीके से याद किया भाई, इसमें वायु है, इनमें अग्नि है, ये लवण जल को जल में घुलता है, ये थोड़े भारी होते हैं इसलिए पृथ्वी और जल, इसके साथ में पृथ्वी आ गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब तिक्त में आकाश और ये लास्ट वाला होता है, इसको बस रट लिया, हो गया तुरंत याद। तो ये आपको कन्फर्म याद करना है, लास्ट के टाइम पे एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है, तो जब भी याद करो तो ट्रिक्स के हिसाब से और सिस्टमेटिक तरीके से याद करना ताकि उल्ट पुल्ट ना हो। मधुर रस के लक्षण, कार्य व अधिक सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, फंक्शन एवं जो डिजीज़ हैं, मतलब ज़्यादा सेवन करोगे तो क्या डिजीज होगा, एक एक रस के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं लक्षण, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। यह रस खाने पर उपलेप, चिपचिपापन करता है, मीठा खाओगे तो मुंह में चिपचिपा हो जाता है ना, तो चिपचिपापन पैदा करता है। शरीर और मन को आश्वासन प्रदान करता है, मतलब प्रसन्नता लेके आता है। एकदम से अपन मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं तो एक अच्छा सा लगता है ना शरीर और मन को, क्या तृप्ति सी मिल गई, और मीठा मिल गया आज तो ये है। इंद्रियों का प्रसादन, रिफ्रेश करता है, मतलब जो अपनी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां कौन सी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ठीक है, तो उनको रिफ्रेश करता है, उनको प्रसन्न रखता है। जैसे कि अब टेस्ट अच्छा लगेगा तो अपना हर तरीके से मन लगेगा चीज़ों में, कामों में। तो ये मीठा है, मीठा मतलब मधुर, मधुर रस की बात कर रहे हैं अपन, मधुर रस के लक्षण, तो इंद्रियों का प्रसादन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है नीचा पीपली का, पीपली का यानी चींटियाँ, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, चींटियाँ होती हैं, आदि के लिए प्रिय होता है। एक अपन चीनी फैला दो नीचे, ठीक है, मीठी कोई गुड़ रख दो, मिठाई रख दो, कितने सारे चींटे हो जाते हैं, कितनी सारी चींटियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, कितने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनको प्रिय होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना कि भाई किसके कौन सा रस प्रिय होता है पीपलिकाओं को, मधुर रस प्रिय होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देखो, कार्य, यह रस जन्म से ही सातम्य होने से सप्त धातु व बलवर्धक, बालक, वृद्ध, छत, धातु क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय व ओज के लिए हितकर है। अब समझो इस लाइन को कि भाई ये रस जन्म से ही सात्यम, कि जो बच्चा पैदा होता है सब उसको अपन घी चटवाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मीठा मीठा, मतलब जैसे शहद चटवाते हैं, ठीक है। ये आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि घी का एक मतलब फुआ डालते हैं घी का या शहद का उसके मुंह में, तो वो जन्म से ही सात्यम रहता है, कि वो जन्म से ही उसको अच्छा लगता है। ऐसा तो है ही नहीं कि जन्म उसको पैदा हुआ बच्चे को एक कड़वा नीम का तेल पिला दिया, नहीं ना, तो उसको मतलब मीठी चीज़ खिलाते हैं शुरुआत से ही। तो जन्म से ही सात्यम है कि वो व्यक्ति जन्म से ही खाता है इसलिए उसको अच्छा लगता है और वो अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव भी होता है। तो जन्म से ही सात्यम होने से सप्त धातु, अब धातुएं कितनी है, 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र व बलवर्धक, अगर मतलब धातुओं को बढ़ाएगा और अपने जो कार्य करने की क्षमता है, पोटेंसी, उसको भी बढ़ाएगा। बालक, वृद्ध, छत, मतलब बालक यानी जो बच्चे होते हैं, वृद्ध यानी बूढ़े, छत यानी चेस्ट इंजरी, मान लो किसी के चेस्ट में इंजरी हुई है, मान लो कि किसी ने भारी वजन उठा लिया, मान लो अपन ने, जैसे कि गांव की महिलाएं काम करती हैं ना, जैसे कि खेतों से मतलब गेहूं के बोरे भर के लेके आती हैं, या फिर कुछ ऐसा मेहनती वाला काम किया, जो मजदूर वर्ग के काम होते हैं, उनके मतलब भारी वजन उठाने से क्या चेस्ट में इंजरी हो गई, मान लो कि उसके कुछ चोट लग गई। वह धातु क्षीण, मान लो कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसके धातु क्षीण हो गए, कमज़ोर हो गए। वर्ण, कॉम्प्लिकेशन, को मान लो कोई डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है। केस यानी बाल, इंद्रियां जो अपनी इंद्रियां हैं ही, और ओज के लिए, तो इन सब के लिए, बालक, बुढ़े जिनकी इंजरी हुई है उसके लिए, जो व्यक्ति कमज़ोर है उसके लिए, वर्ण जो कोई रोग से कॉम्प्लिकेशन है, मतलब एक तरीके से पीड़ित है उसके लिए, बालों के लिए, इंद्रियों के लिए, और ओज के लिए हित कर, मतलब ये सबको ये बढ़ाता है। कौन सा रस बढ़ाता है,
मधुर रस। अब समझना, लिंक करना, कहीं आप ऐसे मत समझना कि भाई ये छत को कम करता, मतलब छत को बढ़ाता है, धातु क्षीण करता है, ऐसा नहीं है ये। छत, धातु क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय व ओज के लिए हितकर, मतलब इन सब के लिए ये हितकर है, मतलब अच्छा है। ठीक है। अब देखो, वर्णीय, कंठनीय, दुग्धवर्धक, अस्थि संधान कर, गुरु व आयुवर्धक, जीवनीय, वात पित्त विषनाशक, मेद व कफवर्धक होता है। वर्णीय का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का कफ को बढ़ाना, एक तरीके से तरोताजा करना। धातु छीड़ का मतलब क्या है? धातु क्षीण मतलब आपका जैसे रस धातु कम बन रहा है, रक्त कम बन रहा है, मांस नहीं है आपकी बॉडी में, कमजोर व्यक्ति, ठीक है, जो होता है ना कमजोर, अपनी जो शरीर को बढ़ाता है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, समझो, धातु क्षीण इसके लिए हितकर है, मतलब धातुओं को अब क्षीण रोगी है, धातु क्षीण है तो उसके लिए हितकर हुआ ना। समझो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। बालक के लिए हितकर है, वृद्ध के लिए हितकर है, चेष्ट इंद्रिय के लिए हितकर है, धातु क्षीण के लिए हितकर है, वर्ण के लिए हितकर है, केश के लिए हितकर है, इंद्रियों के लिए हितकर है, व ओज के लिए हितकर है, ये सबके लिए हितकर है। समझो इस चीज़ को। ये धातु क्षीण करता नहीं है, ये धातु क्षीण को मतलब दूर करता है, एक तरीके से हितकर यानी अच्छा है। अगर ऐसा पेशेंट इसको सेवन करेगा तो उसके लिए ये अच्छा है। ठीक है, ऐसे समझो इस चीज़ को। क्लियर? हेलो। सर कोई भी इंजुरी के लिए ये यूजफुल है मधुर रस की, सिर्फ चेस्ट इंजुरी में सर? स्पेशल चेस्ट इंजरी के लिए आया है यहाँ पे, स्पेशल साप ओके छत सर। वर्ड जब आता है ना तो चेस्ट इंजरी के लिए ही आता है। आप छत छीणा चैप्टर नंबर 12 है, नहीं 11th है, चिकित्सा स्थान में चरक संहिता में, थर्ड ईयर में स्टडी करोगे तो जब भी आता है वो चेस्ट इंजरी के लिए आता है। जैसे किसी ने कोई भारी, कोई जैसे क्या बोल रहा है कि बैल से लड़ने लग गया, कोई भारी काम किया उसने उसकी कैपेसिटी से बाहर, तो उसको इंजरी हो गई, मतलब उसका बल छीण हो गया, एक तरीके से चेस्ट में इंजरी हो गई, वो उसके लिए तो चेस्ट इंजरी। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कार्य का एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, व्रणीय, कंठीय, दुग्धवर्धक, अस्थि संधान कर, गुरु, आयुवर्धक, जीवनीय, वात पित्त विषनाशक, मेद व कफवर्धक होता है। अब देखो वर्डों को समझा करो। व्रणीय कहने का मतलब है कि व्यक्ति को, एक तो होता है कि संतर्पण करने वाला, व्रण का मतलब एक तरह से संतर्पण समझो, कि व्यक्ति की जो ये धातु क्षीण थी ना, इसको दूर करना मतलब व्रणीय कहलाता है, कि व्यक्ति को तरोताजा करना, पुष्ट करना, उसके रस, रक्त, मांस में अस्थि को बढ़ाना, तो ये काम करता है, व्रणीय का काम करता है। कंठ है, मधुर रस का सेवन करते हैं तो ये कंठ के लिए प्रिय होता है, क्योंकि कंठ को तो अच्छा लगेगा, ये मीठा है, तो कंठ में लगता भी है ये। जब अपन मधुर रस का सेवन करते हैं तो कंठ में ये ऐसा लगता है कि हाँ मीठा खाया, तो कंठ है बोलते हैं इसको। दुग्धवर्धक, किसी में अगर मान लो स्तन की कमी है, जैसे महिलाओं में बच्चों को दूध पिलाने में स्तन नहीं प्राप्त होता तो उनको मधुर रस का सेवन कराना चाहिए, ताकि दुग्ध, उसके स्तनों में दुग्ध की मात्रा बढ़े। ठीक है। अस्थि संधान कर, अस्थि संधान कर मतलब जो अपने जॉइंटों को जोड़ने वाला। ठीक है। गुरु, गुरु तो होता ही है क्योंकि पचने में भारी होता है। आयुवर्धक, अगर मधुर रस का सेवन करोगे प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपकी आयु भी लंबी होगी। जीवनीय, आपके जीवन को बढ़ाएगा। ठीक है। जीवनीय का मतलब कि जीवन को बढ़ाने वाले वे द्रव्य जो जीवन को बढ़ाते हैं, अपनी आयु को बढ़ाते हैं, तो वो है जीवनीय। तो मधुर रस जीवनीय में आता है। वात पित्त विषनाशक, वात का नाश करता है, पित्त का नाश करता है और विष का नाश करता है। कहने का मतलब कि ये वात को कम करता है, पित्त को कम करता है और विष को दूर करता है। इन तीनों में ये नाशक की तरह कार्य करता है। मेद व कफवर्धक, जो मतलब फैट है, मेद है, उसको बढ़ाता है। ठीक है। और कफ को बढ़ाता है, ये तो आप जानते ही हो, तो इनमें तो कोई बात है ही नहीं कि ये तो ऑटोमेटिक अब तक पढ़ रहे आ रहे हो, अब 10वें चैप्टर में आ गए। ठीक है। तो वात पित्त विषनाशक, मेद व कफवर्धक, बात थी ये व्रणीय, कंठीय, दुग्धवर्धक और अस्थि संधान कर। इन दोनों में भी ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, दुग्धवर्धक और अस्थि संधान कर। ठीक है। तो जितनी भी मान लो किसी के मान लो जॉइंटों में प्रॉब्लम है, जॉइंटों में दर्द है, ठीक है, तो अपन मोस्टली इसको अस्थि संधान के तौर पर मधुर रस की टैबलेट है, मधुर रस का ऐसा कुछ देते हैं। ठीक है। जैसे अपन तेल है, तेल की मालिश करते हैं ना घुटनों में दर्द, क्यों देते हैं? क्योंकि तेल भी तो मधुर रस वाला ही है एक तरीके से। वो क्या करता है, मधुर रस के समान है। वो क्या करेगा, वात को कम करेगा वहाँ से, उस जॉइंट पे से, और आराम से वहाँ पे कम, मतलब क्या बोलते हैं ना, साइनोविलियल फ्लूइड, एक तरीके से कफ को बढ़ाएगा। ये देखो कफवर्धक, कफ को बढ़ाएगा तो वहाँ पे घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा तो वहाँ पे दर्द नहीं होगा, सिंपल सी बात। हर तरीके से फिजियोलॉजी छुपी है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। अब देखो आगे, अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। अब देखो है ना, वो तो फिर भी याद कर लोगे आप, लेकिन ये जरूर याद करना, ठीक है, कि डिजीज कौन कौन से होते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को मीठा खाने का ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा ही मीठा खा रहा है, ठीक है, देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करोगे ना तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, मैं तो ये जानता हूँ।
तो अगर आप मीठेपन का भी ज़्यादा सेवन करोगे तो क्या होगा, मोटापा, ओबेसिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। कफ बढ़ेगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी, मंद अग्नि हो जाएगी। अब मंद कफ बढ़ेगा तो मंद अग्नि हो जाएगी ऑटोमेटिक। मंद अग्नि क्यों होती है, क्योंकि अपन मधुर रस का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, मधुर रस के ज़्यादा सेवन से कफ बढ़ रहा है, कफ से क्या होता है, एक तरीके से क्लेद बढ़ रहा है, क्लेद से क्या होता है, श्लेष्मा बढ़ रहा है, श्लेष्मा से क्या होता है, अग्नि मंद हो रही है, तो मंद अग्नि। संन्यास, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, ठीक है, जरूर से ज़्यादा सेवन करोगे तो, ठीक है। प्रमेय, डायबिटीज़ तो आप जानते ही हो, अगर मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ होगी। गलगंड, गोइटर जो गले में होती है ना, गांठ सी बन जाती है तो गोइटर बन जाता है। अर्बुद और ट्यूमर्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बोलते हैं ना फैट की, आजकल ये रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइपोमा का, क्योंकि फैट की जो गांठें पड़ रही हैं आजकल शरीर में। मैंने कम से कम 4 से 5 केस देख लिए 6 महीने के अंदर अंदर, जो मेरे मतलब जानकार थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गांठें क्यों पड़ रही हैं। तो ये जो ट्यूमर्स है ना, कैंसर एक तरीके से, मतलब वो छोटी छोटी गांठें पड़ रही हैं शरीर में, क्योंकि वो मधुर रस का ज़्यादा सेवन करते हैं। मीठा उनका फेवरेट है, जब देखो वो मीठा खाते रहते हैं, वो मतलब लिमिट से ज़्यादा तो वो गांठें पड़ जाती हैं, मेद की जो मांस है उसकी गांठें पड़ जाती हैं, तो ट्यूमर्स उत्पन्न हो रही हैं। तो ये आप ध्यान रखने की बात है कि कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं अगर ज़्यादा सेवन करोगे तो। कोई भी चीज़ हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबकी लिमिट होनी चाहिए और लिमिट में ही रहना चाहिए। तो लिमिट में जो रहेगा, एक नॉर्मल वैल्यू में जो रहेगा, वो सब कुछ ठीक है। अब आए अम्ल रस। अम्ल रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। तो पहले लक्षण देख लेते हैं। यह रस लाला स्राव करके मुख की सफाई करता है, मुखाच्छालन। तो ये है ना जो वर्ड है मुखाच्छालन, इंपॉर्टेंट है कि मुखाच्छालन कौन करता है, अम्ल रस करता है। यह रस लाला स्राव, अब इसका सेवन करेंगे तो अपन लार का निकलेगी एक तरीके से। अपन ने कभी आंवला खाया है तो एकदम लार से निकलती है, तो मुख की सफाई करता है एकदम। रोम हर्ष व दंत हर्ष करता है। किसी ने खट्टा पदार्थ खाया, मतलब एक तरीके से एकदम झंझनाहट सी होती है ना दांतों में, और रोम हर्ष एक तरीके से। आपने बच्चे को कभी खिलाया हो, आपने देखा होगा वीडियो में, तो एक बच्चे को ऐसे कि जैसे ही आंवला या कुछ ऐसी खट्टी चीज़ें खिलाते हैं तो उसकी एक अलग सा ही रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन की बात कर रहा है रोमर्स। रोमर्स तो आप जानते हो कि एक्साइटमेंट रहता है किसी चीज़ का, तो अपनी रोम मतलब एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और दंत अर्थ यानी टीट सेंसिटिव। कभी कच्ची कैरी खाई है आपने, तो उसमें टीट सेंसिटिव जैसे दंत अर्थ होता है ना, एक तरीके से दांतों में झंझनाहट सी, वो ऐसा अम्ल रस की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाली रोम अर्श और दंत अर्श। संस्कृत में आएगी ये लाइन, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो संस्कृत में आएगी, रोम है, अर्श है, दंत है, अर्श है, किस रस के लक्षणानी, किस रस के लक्षण है, तो आपको बताना चाहिए कि अम्ल रस के लक्षण है। आँख और भौं को संकुचित करता है। जो अपनी आँखें हैं और जो अपनी पलकें हैं, इनको थोड़ी जब इसका सेवन करेंगे तो एकदम आँखें झंझनाहट के साथ आँखें बंद हो जाएंगी, मतलब कम कम खुलेंगी। अब जैसे कि अपन ने अम्ल रस खाया, दंत अर्श हुआ, ठीक है, रोम अर्श हुआ, तो साथ साथ में आँखें और जो अपनी पलकें हैं ना, वो भी थोड़ी थोड़ी बंद हो जाएंगी, मतलब आप उसको दबा लोगे थोड़ी देर के लिए। तो ये होता है अक्षिभ्रूव संकोचन। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, अक्षिभ्रूव संकोचन, क्योंकि इसके नाम से आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, अक्षिभ्रूव संकोचन कौन करता है, समझ रहे हो। तो ये देखो, मुखाच्छालन, अक्षिभ्रूव संचरण और रोम अर्श दंत, ये इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण वाला ये ना अम्ल का, तो इंपॉर्टेंट ही है, मैंने कई बार इसका क्वेश्चन देख चुका हूँ अब तक। तो इसके लक्षण है इंपॉर्टेंट। अच्छी ध्रुव संकुचन का मतलब क्या होता है सर? यही है आँखों और भौं को संकुचित करना ही इसका एक शाब्दिक अर्थ है, मतलब इसमें आँखों और भौं को संकुचित करना। जो अपनी आँखें हैं ना, पलकें, उनको थोड़ी देर के लिए मंद करना। एक तो अपन बोलते हैं कि आँखों को चौड़ा कर, एक होता है अपन आँखों को बल्कि हल्का हल्का बोलते हैं ना कि देखो ये छोटी थोड़ी आँखें देख खोल के देख रहा है, मतलब मामूली आँखें खुल जाती, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं होती, मामूली आँखें बंद होती है। तो आँखों और भौं का संकुचन करना अक्षिभ्रूव संकोचन कहलाता है, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग है ये, ओनली इतना सा। संस्कृत में इसको इतना सा बोलते हैं, अक्षिभ्रूव संकोचन, इस पूरी लाइन को। अब देखो कार्य। यह रस अग्निवर्धक, स्निग्ध, हृदयपाचक, रुचिकारक, उष्णवीर्य, हिम स्पर्श, तृप्तिकारक, क्लेदकारक, लघु, कप पित्त रक्तवर्धक तथा वात का अनुलोमन करता है। आप समझो इस लाइन को कि यह रस, कौन सा रस, अम्ल रस, अग्नि को बढ़ाएगा। अग्नि क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आपने पंच महाभूतों के संगठन में देखा कि इसमें अग्नि महाभूत है, ठीक है, तो अग्नि को बढ़ा रहा है। स्निग्ध है, क्योंकि ये अपन को पता है कि मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, कप को बढ़ाते हैं, तो स्निग्ध तो है ही, हृदय के लिए अच्छा है, ठीक है। पाचक, पाचन में काम करेगा, क्योंकि अग्निवर्धक है तो पाचन में काम करेगा ही। रुचिकारक, खट्टी चीज़ें हमेशा अपन को अच्छी लगती हैं, तो भोजन में रुचि उत्पन्न करती हैं।
कि जैसे कि बोलते हैं रायता है, मतलब अपन बोलते हैं ना कि किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन करो, साथ में अचार का सेवन करो, ये तो मतलब भोजन का टेस्ट बढ़ा देता है, इसलिए रुचि कारक है कि भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। उष्ण वीर्य, इसका उष्ण वीर्य अग्नि महाभूत की वजह से। हिम स्पर्शी, मतलब अगर इसका अपन मतलब स्पर्श करेंगे ना तो शीत लगेगा, ठंडा लगेगा, लेकिन इसका जो वीर्य क्या है, उष्ण है, मतलब काम किस तरह के करता है, उष्ण वीर्य की तरह। लेकिन स्पर्श में कौन सा है, ठंडा है, कि कूल है ये, स्पर्श करेंगे तो ये कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा अपन को। ठीक है। तृप्ति कारक, संतुष्टि देने वाला है। क्लेद कारक, म्यूकस को बढ़ाने वाला है। लघु, जल्दी पच जाता है, लघु यानी जल्दी पचने वाला। कफवर्धक, पित्तवर्धक और रक्तवर्धक, इन तीनों को ये बढ़ाता है। कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है और रक्त को बढ़ाता है। तो कफ, पित्त, रक्त वर्धक, मतलब तीनों के लिए बढ़ाने वाला है। तथा वात का अनुलोमन करता है। अनुलोमन का क्या मतलब है कि जो वात का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अवरोध है, उसको दूर करता है। कोई भी अवरोध हो रहा है वात के मार्ग में, गमन में, तो उसको ये दूर करता है। अनुलोमन मतलब उसके रास्ते को ये क्लियर करता है कि आप आराम से आवागमन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। अब देखो अति सेवन से उत्पन्न व्याधि। अधिक सेवन से शरीर में ढीलापन, ज़्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन करोगे, ज़्यादा अम्ल पदार्थों का सेवन करोगे, शरीर में ढीलापन आ जाएगा ना, बोलते हैं ना कि क्या ढीला सा रहता है, खाया पिया कर थोड़ा मजबूतपन, तो ये ढीलापन आ जाता है। तिमिर, तिमिर क्या होती है आपको पता है, डिमिनिशेड विजन, मतलब कम धुंधला दिखाई देना, आंखों की संबंधित बीमारी है। तो तिमिर यानी धुंधला दिखाई देना। क्यों होगा तिमिर, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके लक्षण में आया था कि आंख और भौं को संकुचित करता है। अगर आप ज़्यादा सेवन करोगे तो और ज़्यादा संकुचित होंगी, और ज़्यादा सेवन करोगे तो और ज़्यादा कम होंगी, तो धीरे धीरे आंखें बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, वो फिर हल्का हल्का दिखाई देगा, इसलिए तिमिर आया है। तो हर चीज़ लिंक है। भ्रम देखो, मतलब भ्रम होगा, चक्कर आने लग जाएंगे व्यक्ति को ज़्यादा सेवन करेगा तो। कंडू यानी खुजली हो जाएगी, बोलता ना कि ज़्यादा खट्टे पदार्थ सेवन करने से खुजली होने लग जाती है, तो कंडू हो जाएगी। पांडु, एनीमिया, एनीमिया तो आप जानते ही हो, रक्त की कमी हो जाती है। विसर्प, हर्पीज मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं सर्प की रेखा के आकार में, मतलब लाल लाल फुंसियाँ हो जाती है, तो विसर्प यानी हर्पीज। फोड़ा, मतलब स्किन में जो अपने जो फुंसियाँ हो जाती हैं ना बरसात के दिनों में, इस समय बहुत से छोटे छोटे बच्चों में हो जाती है, तो फोड़े हो जाते हैं अम्ल रस के सेवन से। तृषा, ज़्यादा सेवन करोगे तो प्यास लगेगी। ठीक है, बुखार बन जाएगा, ज्वर और आदि रोग उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हर चीज़ लिमिट में ज़रूरी है, ज़्यादा सेवन नहीं करना। अगर आपको ये लक्षण पैदा हो रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने अम्ल रस का ज़्यादा सेवन किया है। अब करेंगे अपन लवण रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। हुआ क्या था, मैंने जब नोट्स बनाए थे ना, तब अम्ल रस की जगह बीच बीच में मैंने लवण रस लिख दिया था। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था लिखते समय, तो सब उल्टा सुल्टा हो गया, तो मुझे पूरे चैप्टर के दोबारा से बनाने पड़े नोट्स। अभी मैं चेक कर रहा था तो मुझे एकदम पता लग गया कि नहीं तो क्लास में डिस्टर्ब होते बीच में अपन। लवण रस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। अब देखो लक्षण, लवण रस मुख से स्पंदन। अब देखो यहाँ पे जब ये स्पंदन वर्ड आए तो लवण है, और जब ये छालन वर्ड आए तो ये अम्ल है। दोनों में लार स्राव हो रहा है, इसमें भी लार का स्राव है, इसमें भी लार का स्राव है, लेकिन दोनों के लिए वर्ड अलग लिया आचार्य वाग्भट ने। समझना कि यहाँ पे स्पंदन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, छालन। तो जब भी स्पंदन आए कहीं भी तो आप समझ जाओ लवण की बात है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड हैं, इनको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आप तो हिंदी में याद कर लो कि भाई लार स्राव कराता है, ये भी लार स्राव कराता है, अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे स्पंदन का वर्ड यूज लिया है, यहाँ पे छालन का। तो समझना इस बात को कि मुख का छालन किसके लिए है, अम्ल रस के लिए है, और स्पंदन किसके लिए है, लवण रस के लिए। तो लवण रस मुख से स्पंदन मतलब लार टपकवाता है। लवण रस का ज़्यादा मतलब सेवन करोगे तो मुख से लार निकलेगी। कपोल वह गल प्रदेश में दाह उत्पन्न करता है। कपोल यानी क्या होता है, गाल ही तो होते हैं कपोल यानी। और गलय प्रदेश में जो अपना गला है कंठ, उसमें दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन। अगर वाला लवण का ज़्यादा सेवन मतलब सेवन करोगे तो ये मतलब एक तरीके से थोड़ा सा भी सेवन करोगे तो ऐसा लक्षण पैदा होगा ही, इसका मतलब प्रॉपर्टी है, ये जलन पैदा करेगा ही। तभी तो नमक का कितना सेवन कम करते हैं ना, बहुत मात्रा में, बिल्कुल लो लेवल में, बिल्कुल जीरो लेवल में, मतलब एक तरीके से कि हाँ थोड़ा स्वाद क्वांटिटी बनाए रखने के लिए। अगर मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा गया तो ये सब लक्षण पैदा करने लग जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये, कि लवण रस से स्पंदन लार टपकवाता है, कपोल व गल प्रदेश में दाह यानी बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न पैदा करवाता है। ये इसके लक्षण थे। अब लवण रस के कार्य देखो, यह रस जकड़न, मलमूत्र रुकावट व स्तंभ नाशक। अब देखो यहाँ पे नाशक वर्ड आया,
तीन वर्ड थे, जकड़न, मलमूत्र रुकावट व स्तंभ, मतलब इन तीनों का ये नाश करते हैं। मतलब शरीर अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बोलते ना कि शरीर अकड़ गया, हड्डियाँ मतलब अकड़ी हुई हैं मेरी, मतलब शरीर अकड़ा हुआ है, मुड़ नहीं रहा, तो वो इसको दूर करेगा। मलमूत्र, जैसे किसी का यूरिन पास आउट नहीं हो रहा या फिर जो पुरुष है वो पास आउट नहीं हो रहा, तो लवण रस वाली औषधियाँ तो वो क्या करती है, लवण रस क्या करती हैं, फास्ट एक्शन करती हैं, स्रोतों को क्लियर करती हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन था उनको दूर करती हैं। उनको दूर करने के बाद में ये तो नाशक हो जाएगा, मतलब उनको मतलब दूर करेगा एक तरीके से। स्तंभ तो जो जड़ता पैदा हो जाती है ना, कड़न पैदा हो जाती है, उसको ये दूर करता है। नाशक यानी खत्म करने वाला। किस किस को, जकड़न को, मलमूत्र रुकावट को और स्तंभ को ये नाशक करता है, मतलब दूर करता है। जठरा अग्निवर्धक, अब ये जठरा अग्निवर्धक क्यों है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ये लवण में अग्नि महाभूत है, तो जठरा अग्निवर्धक मतलब अपनी जो पाचक अग्नि है, इसको दीपक भी बोलते हैं कि ये दीप्त करता है, पाचक अग्नि को ये दीप्त करता है। ठीक है। स्नेहन, इसका स्नेहन गुण है। स्वेदन, तीक्ष्ण, अपने शरीर का ये स्वेदन करता है। अगर मान लो कि लवण से क्या होगा, तीक्ष्ण स्वेदन होगा। जब भी अपन स्वेदन काम इसकी अगर इस प्रॉपर्टी का यूज लेना चाहते हैं ना, तो अपन को स्वेदन क्रम में लवण का यूज लेते हैं एक तरीके से। जैसे कि अपन ने पंचकर्मा कर्म करवाते हैं ना, बमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस, उसमें स्नेहन और स्वेदन होता है। तो उन औषधियों में अपन नमक का भी यूज करते हैं, तो इस स्वेदन ये तीक्ष्ण करवाता है। रुचिकारक, अगर मान लो किसी खाने में भोजन नमक ना हो, साल्ट ना हो, लवण ना हो, तो अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है ना, बिल्कुल फीका फीका है, मज़ा ही नहीं आ रहा। नमक डालते टेस्ट बन जाता है। तो ये रुचि मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। मांस छेदक, एब्रेसिव, मांस छेदक, जैसे कि कोई एरो होता है, बाण होता है, अपन ने किसी व्यक्ति के ऊपर चलाया तो वो व्यक्ति की छाती को चीरते हुए पार हो जाता है, मतलब उसने छेद दिया उसको। वैसे ही लवण है, ये अपनी बॉडी में जाके मांस छेदन करता है, मतलब एक तरीके से फास्ट एक्टिव काम करता है, अंदर तक चला जाता है, तो ये मांस छेदक है। और मल भेदक, तभी तो ये मल भेदक मलमूत्र रुकावट इनका दूर करता है, क्योंकि ये सीधा पार हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये तीक्ष्ण काम करता है, शार्प काम करता है। तो मांस छेदक होता है और मल भेदक होता है। आप इसी से समझाओगे ये मांस का तक का छेदन कर सकता है, जो अपनी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये तो मल का तो भेदन कर ही देगा। मल का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जो बना हुआ था, जो पास आउट नहीं हो रहा था, उसको तो ये आसानी से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए लवण रस के ये प्रमुख कार्य हैं। आपको इसमें से ओनली मांस छेदक, मल भेदक और जठराग्निवर्धक ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा सीधा, मतलब ये संस्कृत में पूछे जाएंगे इन वर्डों के, कि जैसे कि मैंने बताया था ना, तो संस्कृत के वर्ड के अनुसार पूछते हैं, फिर आ जाता है काम। अब देखो, लवण रस के अति सेवन से उत्पन्न व्याधियाँ। अति सेवन से वात रक्त, वात रक्त क्या होता है कि जैसे कि गठिया रोग सुना है आपने, गाउट या गठिया, जो अपने मतलब संधियों में कुछ जैसे कि यूरिक एसिड की जमावट हो जाती है, उसको यहाँ पे वात रक्त बोल रहा है एक तरीके से, ठीक है। या फिर एक और आता है कि जो वातगत रक्त, वो अलग रोग है, उसमें क्या होता है, हाइपर टेंशन हो जाती है व्यक्ति को, मतलब जो हार्ट बीट है बहुत तेज हो जाती है, व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है बहुत हाई हो जाता है, तो अधिक अति सेवन से वात रक्त हो जाता है। गंजापन, ज़्यादा लवण का सेवन करोगे तो बाल उड़ जाएंगे सारे, तो किसी व्यक्ति के, अगर किसी स्टूडेंट के बाल उड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, तो नमक का सेवन कम कर दो, ठीक है। इसका मतलब आप नमक का सेवन ज़्यादा करते हो अगर बाल टूट रहे हैं तो। अब कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई नमक खाना कम कर दो। बालों का श्वेत होना, किसी व्यक्ति के अगर बाल श्वेत हो रहे हैं तो मत समझ लो कि उसके लवण का ज़्यादा सेवन कर रहा है। झुर्रियाँ, रिंकल पड़ रही हैं चेहरे पर, झुर्रियाँ तो आप जानते हो लड़कियाँ अच्छे से समझती हैं, ठीक है। प्यास, प्यास ज़्यादा लगेगी। कुष्ठ यानी त्वचा संबंधी विकार। विष, विसर्प रोग उत्पन्न, मतलब ऐसा शरीर में जहर सा बनने लग जाएगा, जैसे व्यक्ति जहर से संबंधित लक्षण होते हैं ना, तो वैसे आ गया कि ऐसे को लगा किसी ने, स्नेक ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, या फिर कोई बिच्छू मकड़ी, ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं लवण से ही, अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो। विसर्प, विसर्प वही है हरपीच, ठीक है, वही छोटी छोटी पुंचियाँ लाल चकते वाली एक तरीके से शरीर पर, तो विसर्प रोग उत्पन्न होता है। और बल को कम करता है, अगर लवण का ज़्यादा सेवन करोगे तो आप में ताकत नहीं बचेगी, आपका जो इम्यूनिटी पावर एक तरीके से, जो ताकत थी, जो स्ट्रॉन्ग था पावर, वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये बल को कम करता है। तो अब करेंगे अपन कटुरस के लक्षण, कार्य व अति सेवन से उत्पन्न व्याधि, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मतलब दोबारा से ज्वाइन होना तुम सभी, मैं क्लास को एक बार डिसमिस कर रहा हूँ, टाइम होने वाला है।